नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के इतिहास में वो एक ऐसी शख्सियत है, इतिहास में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति नेपोलियन को अवॉइड नहीं कर सकता। आप उससे प्रेम करें या घृणा करें, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और जब हम फ्रांस की क्रांति की हम बात करते हैं और संदर्भ में जब नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं, तो नेपोलियन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, और वो सवाल है कि नेपोलियन फ्रांस की क्रांति का पुत्र था अथवा फ्रांस की क्रांति का विनाशक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि फ्रांस की क्रांति एक प्रकार से उसकी माता की तरह थी, यानी कि उसने उसे जन्म दिया, यानी कि वो फ्रांस का शासक बना। ये इसलिए बन सका क्योंकि फ्रांस की क्रांति की अपनी कुछ बुनियादी मान्यता थी, और उस मान्यता की वजह से जो राजा का कह सकते हैं कि जो विशेषाधिकार था, जो प्रिविलेजेस था कि शासन जो है केवल और केवल कुलीन व्यक्ति ही कर सकता है, वास्तव में उस मान्यता को छिन्न भिन्न किया था फ्रांस की क्रांति ने। और उस मान्यता को छिन्न भिन्न किया और उसने समानता के सिद्धांत को स्थापित किया, उसने स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्थापित किया, उसने बंधुत्व के सिद्धांत को स्थापित किया। तो जब हम ये कहते हैं कि इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नजर में सब लोग समान है, कोई विशेषाधिकार संपन्न लोग नहीं है, कोई प्रिविलेज्ड क्लास के लोग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो बात हो जाती है कि जब फ्रांस की क्रांति ने देखिए ये चीज आपको ये समझना है कि देखिए फ्रांस की क्रांति का जो काल है वो काल 1789 से लेकर जो है 1799 तक है ना, और उसके बाद फिर नेपोलियन का जन्म होता है। तो 1789 से 1799 के बीच में आप समझ जाइए कि ये 10 वर्ष का जो स्पैन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप इसे समझेंगे, इसके जो विभिन्न चरण रहे, और उसमें कह सकते हैं कि उसके फ्रांस की जो क्रांति थी, उस क्रांति के स्वरूप में और उसकी उपलब्धियों में कई प्रकार के चेंजेस आए, और उस चेंजेस के और 1799 में ऐसी कौन सी स्थिति थी, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को वहां पर शासन करने का अवसर मिला, और उसके बाद फिर उसने अपना जो कह सकते हैं कि इतिहास में असर डालने वाला जो अपना प्रभाव था वो प्रभाव कैसे स्थापित किया। तो इसका हमने जो है बैकग्राउंड के तौर पर हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, ये सब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, और ये जो है सवाल जो जवाब था इसका ये था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका उद्देश्य और उपलब्धियों में अंतर संबंध, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। तो यहां पे देखिए ये समझना है कि 1789 में 1789 में ये रिवॉल्यूशन प्रारंभ हुआ, और ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। यहां पर एक बात समझिएगा कि जो फ्रांस की क्रांति है ना, उस फ्रांस की क्रांति के अपने जो है वो क्या है कि कई जो है मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो घटना है, आप ये कह सकते हो कि टेनिस कोर्ट में जो थर्ड स्टेट्स है ना, जो तीसरा वर्ग था, जो जनसाधारण वर्ग था, उस जनसाधारण वर्ग की टेनिस कोर्ट में बैठक का आयोजन, ये आप एक प्रकार से कह सकते हो कि क्रांति की शुरुआत थी, ये प्रथम चरण की शुरुआत थी। इसके बाद आप देखिएगा बेस्टिले का पतन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जो कि कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना है। तो टेनिस कोर्ट की जो बैठक थी, बेस्टिले का पतन हुआ है ना, तो बेस्टिले का पतन, तो ये सब चीजें घटनाएं आपको जो है इसी दौरान मिलेंगी। तो 1789 से 1799 के बीच में, और आपको पूरी घटना पूरी बात जो है पता है। और मैं आपको एक नोट्स जो है ऐसा भी प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा है ना, थोड़ा सा वो ज्यादा होगा, लेकिन वो पढ़ने के लिए आपके लिए, आपको उसको एक बार पढ़ लेना है। पढ़ लेंगे तो आपको क्या है कि डिफरेंट जो फेजेस है उस फेजेस में, और ये फेजेस यही है, ये जो हमने आपको बताया ना, बस इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप वहां पर मिलेगा। और वो इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप बेहतर तरीके से उसका पूरी बैकग्राउंड भी समझते, भले ही डायरेक्ट कभी सवाल नहीं आते, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसकी बुनियादी बात को समझ पाते हो तो आप क्या कर सकते हैं कि उससे जुड़े हुए जो बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों की कहीं बेहतर विवेचना आप कर सकते हैं। और अभी हमने 2 नोट्स डाले हैं, ठीक है, आज जो है कोशिश करेंगे 3-4 और नोट्स डाल देने का, और वो कंप्लीट हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहली चीज क्या थी कि जब थर्ड स्टेट्स की बात आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, थर्ड स्टेट्स की बात, होता क्या था कि फ्रांस में
एक प्रकार से जो है कह सकते हैं कि अगर कभी आपसे यह सवाल पूछा जाए मेरे हिसाब से कि फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो सबसे बड़ा जो कारण था ना, वो कारण क्या था? फ्रांस की आर्थिक स्थिति, है ना। फ्रांस की आर्थिक स्थिति किस तरह से जो बुर्बो राजवंश के जो शासक थे, उन शासकों ने अपनी कह सकते हैं कि अदूरदर्शिता पूर्ण जो नीति थी, उस नीति की वजह से उसने किस तरह से फ्रांस की अर्थव्यवस्था को जो है एकदम आप समझ जाइए बहुत ही दयनीय स्थिति में ले गए। और दयनीय स्थिति में ले गए तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको यह पता चल रहा है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है, और उस समय सुधार के लिए आप जिस वित्त मंत्री की स्थापना कर रहे हैं, जिस वित्त मंत्री को मतलब नियुक्त कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री अगर उसमें सुधार की कोई कोशिश कर रहा है तो आप उसको सुधार करने नहीं दे रहे, आप उसके द्वारा दिए गए सुझाव को आप मान ही नहीं रहे हो। इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि ये सारे जो वित्त मंत्री, जो तुर्गो था, नेकर था, बाद में कोलेन आया, है ना, फिर बाद में फिर से एक बार नेकर आया, तो नेकर जब आया और ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी बातें आपको पता चलेगा, वही जो हम आपको बता रहे हैं, विस्तृत नोट्स एक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या था ना कि पहले तुर्गो था, फिर नेकर आया, फिर कोलोन आया, फिर से नेकर आया, और इन सब ने क्या किया, पूरी कोशिश की। एक तो कोशिश वहां पर आप देखते हो जब लुई 14 का समय आता है, लुई 14 ने क्या किया, मैं ही राज्य हूं, ठीक है, मैं ही राज्य हूं कहकर जो है सारी शक्तियां अपने अंदर जो है उसने क्या किया, समाहित कर लिया। समाहित तो कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमने जैसा कि कल की क्लास में बताया कि जो जनता ने जो भी कह सकते हैं कि उनके जो असंतोष थे, उनकी जो नाराजगी थी, वो नाराजगी राजतंत्र या शासन की व्यवस्था से नहीं थी। उसकी जो नाराजगी थी, वो नाराजगी ये थी कि शासक अपने आप को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाती है। वो जनता के प्रति उत्तरदायी कर ले, जनता की इच्छाओं का, उसका भी जो है जरूरतों को थोड़ा सा जो है अगर वो जो है ध्यान दे दे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शासकों ने ऐसा तो किया नहीं, ठीक है। तो वो जो लुई 14 के समय में आप समझ जाइए कि उसके काल में आप मतलब कह सकते हैं कि आंतरिक स्थिति खराब है, और आप लगातार क्या किया, आपने जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। इन्वॉल्व किस में कर लिया? जो भारत मतलब यूरोप से, फ्रांस से बाहर के जो भी देश थे, उन सारे देशों के साथ, इंग्लैंड के साथ, अपने हॉलैंड के साथ जो है, आपने स्पेन के साथ, और डिवोल्यूशन का युद्ध किया, डच का युद्ध किया, मतलब ये तमाम तरह के युद्धों में अपने आप को क्या किया, इन्वॉल्व कर लिया। माली हालात बहुत ही खराब हो गए, लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि कोलबर्ट जैसा एक पर्सनालिटी आया। और सबसे बड़ी बात, लुई 14 के साथ चाहे जितनी सारी कमियां हो, लेकिन उसने कोलबर्ट के हिसाब से काम किया। कोलबर्ट जो है उसका प्रधानमंत्री था, और उसने क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1664 में, और उसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो है उसको अनुमति प्रदान की, उस पर कंट्रोल रखा, नियंत्रण रखा, ये सारी चीजें वहां पे की। तो कम से कम लुई 14 ने अपनी जो है कह सकते हैं आक्रामक नीतियों से फ्रांस की जो माली हालात को खराब कर दिया था, और साथ में जो है उसने क्या किया, पेरिस से राजधानी ट्रांसफर कर दिया वर्साय। और जस्ट लाइक एकदम आप समझ जाइए कि बलबन की तरह था। मेरे हिसाब से मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि उस समय की स्थिति जो है वो लगभग बलबन की तरह था। बलबन भी जो है अपने आप को नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही मानता था, अपने देवी अधिकार के सिद्धांत को वो अपने साथ जो है वो क्या है कि जोड़ कर देखता था, है ना। वो भी जो है राज मतलब कह सकते हैं राज प्रासाद या दरबार के दरबारी साज सज्जा और मान मर्यादा पर पर्याप्त बल देता था। ठीक इसी तरह से जो है वो क्या था, लुई 14 था। इतना पैसा और मतलब जो है कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि बलबन से भी ज्यादा वो कह सकते हैं कि आक्रामक था। और उसने अपने दरबार से जो है, दरबार में कलाकारों का, इन सारी चीजों मतलब जो है कह सकते हैं कि जो मतलब कह सकते हैं कि ये आर्थिक रूप से अनुत्पादी वर्ग है। आप इन सब को खराब होती स्थिति में अगर अपने दरबार में आप कवियों को, संगीतकारों को, चित्रकारों को, कलाकारों को, इन सब को अगर आप नियुक्त करते हो और उनको हैवी सैलरी देते हो, तो इससे आपको बदले में मिलता क्या है? मिलता केवल और केवल ये है कि आपकी जो बौद्धिक पिपासा है, उस बौद्धिक पिपासा की तुष्टि होती है। उससे आपको जो है ना कोई भी चीज जो है कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कोई मतलब कह सकते हैं कि आपकी जो राजकोष है, उस राजकोष में कोई इनहेंसमेंट नहीं मिलता है, किसी तरह की कोई चीजें जुड़ती नहीं है। बस केवल मनोरंजन के लिए
अपनी बौद्धिक पिपासा को तुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा की भूख को मिटाने के लिए आप इस तरह की एक्टिविटीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो कि वास्तव में राज्य की माली हालात बहुत ही खराब हो गए। तो खराब जब हो गए तो क्या था, स्थिति जो है बहुत ही अनकंट्रोल्ड था, लेकिन कोलबर्ट ने मामले को संभाला। तो कुल मिलाकर लुई 14 के समय तक की जो परिस्थितियां थी फ्रांस में, वो खराब तो थी लेकिन अपेक्षाकृत कंट्रोल्ड थी। और शायद अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी होता तो फ्रांस को कि उस कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड जो सिचुएशन था, जो कह सकते हो कि जो ब्लास्ट होने की स्थिति में था लेकिन अपेक्षाकृत कंट्रोल्ड था, तो जो सक्सेसर आता ना, वो सक्सेसर क्या करता कि उस कंट्रोल्ड जो स्थिति है उस स्थिति को वो क्या करता, वो रोके रख सकता था, है ना। उसको वो क्या करता कि वो एक तरह से ब्लास्ट का जो सिचुएशन था, जो एक्सप्लोजन का जो सिचुएशन आने वाला था, उसको वो रोक सकता था। लेकिन लुई 15 जो है या लुई 16 जो है वो वास्तव में इस तरह की का शासक नहीं था कि वो इन परिस्थितियों पर नियंत्रण हासिल कर पाता। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, और औरंगजेब की डेथ हो गई तो निश्चित रूप से परिस्थितियां ऐसी थी, ठीक है, परिस्थितियां ऐसी थी कि कह सकते हैं कि मुगलों का कोई बहुत अच्छा नहीं था लेकिन बहुत खराब भी नहीं था। अगर उसके सक्सेसर योग्य होते तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो खराब होती स्थिति थी उस पर रोक लगाया जा सकता था। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला जब आया तो 1719 से 48 30 साल का शासन था। 1707 से 12 5 साल का शासन बहादुर शाह प्रथम का था। जहांदार शाह का 12 से 13, 13 से 19 फर्रुखसियर का था। फिर जो है छोटे छोटे शासक है, लेकिन 19 से 48 के बीच में मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। और मोहम्मद शाह रंगीला का यानी 1719 के पहले और 1707 के बाद कोई भी ऐसी घटना, ठीक है कमजोर शासक हुए लेकिन अभी भी किसी राज्य ने मुगलों के नियंत्रण से अपने को मुक्त नहीं किया था। लेकिन क्या था कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो इतना लंबा शासन था लेकिन वो योग्य नहीं था। वो सुरा सुंदरी और कह सकते हो कि जो है मतलब संगीत वगैरह सब में इसमें ज्यादा, तो शासक का काम संगीत को प्रश्रय देना नहीं है, शासक का काम वीणा बजाना नहीं है, शासक का काम गाना जो है वो नहीं है, शासक का काम शासन करना है। शासन करते हुए अगर ये सारी चीजों में भी इंटरेस्ट है तो चलेगा, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाए कि शासन के प्रति आप लापरवाह हो जाइए तो फिर ये शासक का काम नहीं है, भले ही उस दिशा में चाहे आप जितनी उपलब्धियां हासिल कर लिया हो। तो ये सारे सिचुएशंस यहां पे थे लुई 14 के समय तक की स्थिति की बात कर लीजिए। लेकिन उसके कमजोर उत्तराधिकारी आए और उसके बाद सिचुएशन में गड़बड़ी होती चली गई, ठीक है। अब लुई 16 के समय में की जो घटना की जो बात थी, इसमें क्या था, कुल मिलाकर विवाद तो पहले से चल रहा था। और स्टेट्स जनरल जो है ना, वो ध्यान रखिएगा कि वहां पे नेशनल असेंबली के पहले की जो मतलब अपेक्षाकृत शासक को जो हेल्प करता था, सपोर्ट करता था, लेकिन वहां पर सवाल भी जवाब किए जाते थे, सवाल जवाब भी किए जाते थे, वो था स्टेट्स जनरल, जो आप समझ जाइए कि पिछले 175 सालों से उसकी कोई बैठक ही नहीं हुई थी। लेकिन क्या होता है कि जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है ना, तो वहां का शासक क्या करता है कि वो टैक्स लगाना चाहता है। तो टैक्स लगाना चाहता है और इसके लिए अनुमति जो है पार्लिमा वहां पे जो फ्रांस का जो न्यायालय होता है उसको पार्लिमा कहा गया। पार्लिमा से जो है वो क्या की स्वीकृति लेते हैं। तो पार्लिमा ने ये कहा कि भाई कर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो उसका उत्साधन करना है, ये न्यायालय का काम तो नहीं है, ये तो संसद की जो बैठक है, आपका स्टेट्स जनरल जो 175 सालों से बंद है वो डिसाइड करेगा कि टैक्स लेना है या नहीं लेना है, तो आपको उसकी बैठक करनी चाहिए। तो पार्लिमा ने क्या किया, उसने मना कर दिया। तब स्टेट्स जनरल की तब बैठक की वो घोषणा करता है वहां का सम्राट लुई 16। और जब स्टेट्स जनरल जो 175 सालों तक उसकी कोई बैठक अभी नहीं हुई थी, जब उसका आह्वान जब करता है, तब जाकर क्या होता है, जनता को एक उम्मीद दिखती है। उन्हें यह लगता है कि इतने सालों से बंद हुआ जो स्टेट्स जनरल था, जो कहीं ना कहीं हम जनता का वो कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता था और कहीं ना कहीं वो हमारी स्थिति को समझते थे। तो जब उस संस्था की बैठक को जब बुलाया गया, तब जाकर जो है जनता में थोड़ी सी एक उम्मीद दिखी। लेकिन क्या था कि वो बैठक हुआ, ठीक है, स्टेट्स जनरल की, लेकिन उसमें बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि मुद्दे पर लेकर जो है उसमें कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे पेज थे। पेज क्या था, उसमें क्या विवाद था, विवाद ये था कि जैसे हमने आपको बताया कि फ्रांस में वहां पर 3 स्टेट्स थे, है ना, 3 वर्ग था।
एक वर्ग पादरी था, दूसरा कुलीन वर्ग था, तीसरा जो है सामान्य वर्ग था, जनसाधारण वर्ग, है ना। तो पादरी, कुलीन और जनसाधारण वर्ग जो थे, ये जो है तीनों जो वर्ग था ना, इसमें से प्रथम दो वर्ग जो है विशेषाधिकार संपन्न था, प्रिविलेज्ड क्लास के लोग थे, और जनसाधारण जो है वो अनप्रिविलेज था, वो विशेषाधिकार छोड़ दिए, अधिकार विहीन थे। तो ये प्रथम, तो वहां पे एक नियम क्या था, नियम ये था कि जब बैठक होगी, ठीक है ना, जब स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाएगी, तो उसमें क्या होता था, तीनों की जो है ना अलग अलग बैठक होती थी, और अलग अलग बैठक होती थी, और सबसे एक एक राय ली जाती थी, एक एक वोट होता था। एक वोट जो है पॉपुलेशन चाहे उसके सदस्य संख्या की संख्या जो है चाहे कुछ भी हो, लेकिन पादरी वर्ग का जो पहला स्टेट था उसका एक जो है वोट माना जाता था, दूसरा जो वर्ग था उसका एक वोट माना जाता था, और जो जनसाधारण का वर्ग था उसका एक वोट माना जाता था। तो क्या हुआ कि बैठक अच्छा अलग अलग होती थी। तो जो जनसाधारण यानी थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, बैठक जो होगी वो एक साथ करिए आप, है ना, एक साथ करिए, और उसमें जो बहुमत से जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय सबको मान्य हो जाना चाहिए। लेकिन जो दो वर्ग था ना, पादरी और कुलीन, ये दोनों इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और यहां तक कि राजा भी स्वीकार नहीं करना चाहते। तो मैंने आपको बताया कि फ्रांस का जो लुईस सम्राट था, लुईस 16 था ना फ्रांस का सम्राट, उसकी पत्नी का नाम था मेरी आंतवानते, ठीक है। वो क्या करती थी ना, वो ऐसे चापलूसों से घिरी रहती थी, और वो उसी के हिसाब से अपने हस्बैंड जो शासक था उसको भी जो है वो प्रभावित करती थी। तो कहा जाता है कि वहां पर क्या हुआ कि जो कुलीन वर्ग था और पादरी ये जो दो स्टेट्स के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, कंबाइन नहीं होगा, हर एक के लिए एक एक वोट होगा, ठीक है, मेरे लिए एक वोट होगा, आपका वोट, और सब अलग अलग बैठेगा, ठीक है। अगर ये पादरी वर्ग कहता है कि नहीं, ये जो है जनरल असेंबली में टैक्स लगाना या इस तरह की चीजें लागू होना चाहिए, दूसरा वर्ग भी कहता है, दूसरा भी अपनी जगह पे बैठक करेगा और अपना डिसीजन देगा कि लागू होना चाहिए, तीसरा कहेगा नहीं होना चाहिए। तो चूंकि दो ने कह दिया कि हां लागू होना चाहिए, तो तीसरे वाले की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो थर्ड स्टेट्स था ना, उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, मतलब उसकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। आम लोग तो हमेशा संख्या में ज्यादा रहते हैं ना, और विशेषाधिकार संपन्न हमेशा बहुत ही अल्प संख्या में होते हैं। तो जो जनसाधारण वर्ग था ना, उसने ये कहा कि नहीं, बैठक जो है वो एक साथ होगी, और कोई एक वर्ग का एक वोट नहीं, आपको क्या करना होगा, तीनों वर्ग का आप जब कंबाइंड बैठक करेंगे तो उसमें मेजोरिटी से जो डिसीजन लिया जाएगा, मतलब जस्ट लाइक हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 108 जो ज्वाइंट सेशन की बात करता है, ज्वाइंट सेशन जो होगा उसको आप करिए, और आप करेंगे तो लोकसभा का वहां पर क्या होता है, वहां पे वेटेज बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। सेम चीज ये लोग करना चाहते थे, ये लोग करते थे कि कहते थे कि भाई एक साथ बैठक करिए, उसमें बहुमत, तो बहुमत किसका, जनसाधारण का, वो अपने पक्ष में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका जो हमने आपको एक बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको शायद याद होगा, शुरू में बताया था कि हमने ये बताया था कि ये जो 3 स्टेट्स थे, इस 3 स्टेट्स का जो है ना, इसका कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, इसका जो कंपोजिशन है वो समझ लीजिएगा। ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गया, सॉरी स्टेट हो गया, सेकंड स्टेट्स हो गया, एंड थर्ड स्टेट्स हो गया। ये जो है किसका है, पादरी का है, पादरी का है। ये किसका हो जाएगा, कुलीन, ठीक है, पादरी, कुलीन। और तीसरा जो हमने बताया था ये है जनसाधारण, जनसाधारण। जो पादरी है, ये पादरी के भी 2 ग्रुप थे, एक उच्च वर्ग और दूसरा होगा निम्न वर्ग। कुलीन में भी 2 वर्ग होगा, उच्च कुलीन जो प्रांतीय कुलीन था, प्रांतीय रईस इसको कहते हैं, नहीं, एक जो है रईस हो गया, लॉर्ड रईस, और दूसरा हो गया प्रांतीय रईस, उच्च और निम्न, इसमें भी 2 कैटेगरी था, ठीक है। इसमें भी अगर जनसाधारण की भी बात करोगे ना, तो इसमें भी 2 कैटेगरी था, हालांकि ये एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। इसमें 2 तरह का वर्ग होगा, एक वर्ग होगा पढ़ा लिखा, ठीक है ना, इसमें एक तो एकदम आम लोग होंगे, एकदम आम लोग होंगे, और वो आम लोग तो है, यानी इनको कोई विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन ये आम लोग में कौन कौन हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे,
ठीक है, शिक्षक हो जाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, वकील हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, धनी लोग हो जाएंगे, ठीक है, ये सब के सब जो है, और आम लोग होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि जो विशेषाधिकार संपन्न जो वर्ग था, मोटे तौर पे हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई दोनों के दोनों जो है, ये दोनों वर्ग, ये पादरी और कुलीन, दोनों प्रिविलेज्ड क्लास के लोग थे। ठीक है, ये जो है वो क्या थे, विशेषाधिकार युक्त, विशेषाधिकार युक्त। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अधिकार विहीन, अधिकार विहीन हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए विशेषाधिकार जो संपन्न वर्ग था ना, ये था। ठीक है, ये जो है कह सकते हैं कि ये असंतुष्ट वर्ग होगा, ये जो अपनी स्थिति असंतुष्ट, ये होगा असंतुष्ट, और इसमें दोनों तरह के लोग जो है असंतुष्ट होंगे, सभी असंतुष्ट, सभी असंतुष्ट। अब देखिए ये तो क्रांति डायरेक्ट तो इनसे कर नहीं सकता था ना, अब ये सारे असंतुष्ट वर्ग, जब इन्होंने क्रांति का जो है, क्रांति कौन लीड करेगा, ये क्रांति का नेतृत्व, यही है बुर्जुआ वर्ग, ये हो जाएगा बुर्जुआ वर्ग, यानी मध्यम वर्ग हो जाएगा, और ये क्रांति का नेतृत्व करेगा, ये क्रांति का नेतृत्व करेगा, और आम लोग क्या करेंगे, इसका साथ देंगे, इसका साथ देंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो असंतुष्ट वर्ग है ना, ये जो असंतुष्ट वर्ग है, ये दोनों भी साथ देंगे, किसका, इसका साथ देंगे, यानी क्रांति का ये साथ देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नेतृत्व कर रहा है कौन, आम लोगों का जो बुर्जुआ वर्ग है वो कर रहा है। ठीक है, इनका सपोर्ट कौन कर रहे हैं, आम लोग। ये तो पूरे जो है अधिकार विहीन थे, भले ये पढ़ लिख गए, भले ये थोड़े संपन्न हो गए, लेकिन इनकी जो स्थिति थी ना, इन सब की तुलना में पढ़ा लिखा जो वर्ग होगा, जो कुछ पैसा कमा चुका होगा, वो समाज में क्या चाहता है, रुतबा, समाज में क्या चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, सम्मान चाहता है। लेकिन ये जो व्यवस्था थी ना, इस व्यवस्था में कोई जो है, कह सकते हैं कि आप समझ जाइए कि इसमें कोई रुतबा, कोई सम्मान उसे प्राप्त नहीं हो सकता था। याद रखिएगा, यहीं से जन्म होगा नेपोलियन का। समझ में बात आ रही, नेपोलियन का जन्म इधर से नहीं होगा, नेपोलियन का जन्म इधर से होगा। ये संघर्ष करेगा, अभी नेपोलियन को भूल जाइए, ये संघर्ष करेगा अपने अधिकार के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुत्व के लिए, ये संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे किसके खिलाफ, पादरी और कुलीन। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो असंतुष्ट थे अपनी स्थिति से, और ये क्या करेंगे, क्रांति का ये साथ देंगे। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझते हो तो आप ये समझ जाइए कि आप बाजी मार जाओगे, आप लिख लोगे बहुत ही आसानी से। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे देखिए, जब क्या हुआ कि स्थिति वहां पे खराब हो गई, तो क्या हुआ कि वहां पर जो है जनसाधारण ने कहा कि भाई एक वोट नहीं, सब मिलकर करेंगे, है ना। तो मिलकर करेंगे। तो जब इस तरह की स्थिति आई, सिचुएशन आया, तो वहां पर क्या हुआ कि इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तब ये जनसाधारण जो है पास के ही टेनिस कोर्ट में, पहले तो आपने क्या किया, आपने कहा कि जो स्टेट्स जनरल है, उस स्टेट्स जनरल की बैठक में पार्लियामा ने क्या किया, पार्लियामा ने कहा कि भाई हम कौन होते हैं ये बतलाने वाले, और हम आपको अनुमति देने वाले कि आप टैक्स लगाओगे, इम्पोज करोगे, या फिर उसका आप उत्पादन करेंगे, ये मैं कौन होता बताने वाला, ये तो संसद करेगा ना, यानी स्टेट्स जनरल। संसद का मतलब उस समय स्टेट्स जनरल कहेगा, तो आप वहां पे जाइए। तो 175 साल के बाद बुलाया गया, वहां पर यह डिसाइड हुआ कि भाई
कौन जो है इसमें मतदान कैसे होगा, तो मतदान कैसे होगा, तो ये लोग जो जन साधारण वर्ग थे बोले कि नहीं, कंबाइंड रूप से करिए। वो पहला अलग अलग एक एक वोट वाली बात नहीं, कंबाइन करिए। और जो बहुमत से जो डिसीजन लिया वो इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो ये लोग जो है क्या हुआ, पास के टेनिस कोर्ट में चले गए और वहां पर जो है इन लोगों ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि विद्रोह की बिगुल जो है सबसे पहली बार। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, जब तक हमारे देश का संविधान लिख नहीं जाता है, हम तब तक जो है हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आपका विरोध कर रहे हैं यानी कि कहने का मैं आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने, यानी क्रांति जैसी कोई बात यहां पे नहीं कही। लेकिन क्या हुआ कि सिचुएशन को कंट्रोल रखा जा सकता था। लेकिन यहां पर क्या होता है कि बेस्टिले वाली जो है एक मतलब एक हवा, एक जो है कह सकते हैं कि एक माहौल बनने लगता है, या कह सकते हो कि एक प्रकार का एक जो हमेशा होता है कि कहीं कोई इस तरह का आता है तो उसको क्या कहते हैं, भ्रामक प्रचार, है ना, उस तरह अफवाह, जिसके लिए कहते हैं वर्ड अफवाह। यही वर्ड हम सोच रहे थे आए अभी तक आ नहीं रहा था, ठीक है ना। तो अफवाह जो है इस तरह का फैलाया गया कि बेस्टिले का जो है वहां पर, बेस्टिले के किले में वहां पर क्या हो रहा है कि, और ये बेस्टिले के किले का भी जो है अपनी इतिहास समझ लीजिए, ये पेरिस के ना उत्तर पूर्व में लगभग स्थित था, ठीक है ना। तो वहां पर क्या था कि जो है वो उसका जो है कह सकते हैं कि उस समय तक उसकी उपयोगिता जो अपेक्षाकृत कम हो गई थी। लेकिन वहां पर क्या होता था ना कि जो भी उस राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र का जो विरोधी वगैरह होते थे, सबको वहां पर जाके रखा जाता था। वो जेल, मतलब किला कम जेल में कन्वर्ट हो गया था, तो वहां पे रख दिया जाता था। उसमें हमने आपको बताया वाल्टेयर वगैरह सबको भी वहां पर गिरफ्तार करके, वाल्टेयर, मिराबो, ये सबको जो है कुछ गिरफ्तार करके वहां पे रखा गया था। तो वहां पे जो है वो क्या होता है कि जब बेस्टिले वाली बात आती है तो वहां पर जो है एक प्रकार से पता चलता है कि वहां पे हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं ये सब, तब ये जाकर ये लोग भीड़ पूरा हमला कर देता है। तो बेस्टिले का पतन, तो एक तो टेनिस कोर्ट की बैठक हो गई और दूसरा है वहां पर जो है कह सकते हैं बेस्टिले का पतन हुआ। और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि चिंगारी भड़कने लगी और ये चलने लगा, ठीक है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जब इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है, तब जाकर लुई 16 जो है आज्ञा देता है कि आप लोग जो है क्या करिए कि मिलिए, चलिए आप लोग उन लोगों की मतलब कंबाइंड बैठक की एक प्रकार से मान्यता दे देता है। तो कंबाइंड बैठक की मान्यता जब देता है तो साथ में क्या करता है कि नेकर जो था ना, वो उसका वित्त मंत्री था। तो उसने पहले सजेशन दिया कि आप जो है ये सबको जो टैक्स से मुक्त रखा है, इन लोगों को टैक्स लगाई ना, वास्तव में ये ज्यादा संपन्न है, इस पे टैक्स लगाओगे तो यहां से ज्यादा माल मिलेगा, है कि नहीं मिलेगा। कि आप जो है अक्षय कुमार या जो कह सकते हैं फिल्मी जगत में, जो भी फिल्म जगत में जो लोग हैं, वहां पर जो प्रोड्यूसर्स वगैरह सब है या इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, उनसे ज्यादा पैसा मिलेगा कि जो आम लोग हैं वो आम लोगों से ज्यादा पैसा मिलेगा। और आप समझ लीजिए कि आम लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, हम और आप जैसे लोग टैक्स दे रहे हैं, और वो सब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े जो है जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो फिल्म के जगत में जो है जो काम कर रहे हैं, जो बहुत, उसको अगर आप टैक्स से वरी कर दीजिए तो आप बताइए कि देश की इस स्थिति क्या होगी। एक तो जो आम लोग होंगे वो आम लोग तो एकदम परेशान हो जाएंगे, और वो लोग मलाई खाने वाले हो जाएंगे कि पैसा भी कमा रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देश की स्थिति में एक संतुलित अर्थव्यवस्था का विकास तो नहीं हो पाएगा ना। तो नेकर जब है वो क्या है कि पहले तुर्गो आया, फिर नेकर जब आया, तो नेकर ने ये सजेशन दिया कि भाई इन दोनों पर लगाओ ना, इन दोनों पर लगा क्यों नहीं रहे। उसके बाद दूसरा जो है जब नेकर हो तब आए मेरी आंतवानते, ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों जो है जाके लुईस 16 की पत्नी थी मेरी आंतवानते, उससे जाके कहा कि अरे देखिए हम लोग का जो विशेषाधिकार है इसमें आप भी महारानी आएंगे, आप ये मत समझिएगा कि हम लोग को छूट जाएगा और आप बच जाएंगे। बोला आप सब आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी आग है, उसकी लपेटे में सब आ जाएंगे, इसलिए समझाइए जाके अपने महाराज को, है ना, समझाइए। और ये जाके वहां पे जो है चापलूसों से घिरी रहती थी, और ये जाके वहां पे कहा कि नहीं इसको हटाइए। तो वहां पर क्या हटाया, और तुर्गो के बाद नेकर आया तो नेकर को हटा दिया, तो वहां पर फिर क्या है कि कोलेन को जो है, एक कोलेन नाम का व्यक्ति था, उस कोलेन को नियुक्त किया, उसने भी यही चीज कहा, ठीक है, कोलेन ने यही कहा, उसको भी हटा दिया गया। फिर ब्रीनो जो है वो क्या है, मेरी आंतवानते की जो है वो क्या है कि उसी का एक पक्ष में जो है कोई व्यक्ति था ब्रीनो, उसको नियुक्त किया गया, वो भी यही कहा। इसके बाद नेकर को फिर से लाया गया, जब इतना जब हटाया गया, नियुक्त किया गया, हटाया गया, नियुक्त, जनता ये समझने लगी कि ये व्यक्ति जो है जो वित्त मंत्री है वो इसको इतना अच्छा सजेशन दे रहे हैं,
और ये केवल इसलिए लागू नहीं कर रहे क्योंकि ये विशेषाधिकार वर्ग है, ये टैक्स कैसे दे देगा, ये कैसी बात है। तो उस जनता को तो ये लगेगा ना भाई आम लोगों से तो इतना ज्यादा आप जो है टैक्स ले रहे हैं, इनसे क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सवाल जो है। उसके बाद क्या हुआ कि नेकर ने क्या किया, इसके बाद जब कॉलोन आया, कॉलोन को भी हटा दिया गया, तो फिर से नेकर को बनाया गया। जब जनता ने विरोध किया नेकर को, नेकर ने क्या किया, इस बार उसने ना सिर्फ इन पे टैक्स लगाने की बात करी, बाकी पूरा जो राज्य की अर्थव्यवस्था की जो दयनीय हालत थी उसका एक एक कच्चा चिट्ठा जो है लिखा और उसको राजा के पास भी भेज दिया और उसको जनता के लिए प्रकाशित भी करा दिया। यानी जनता को यह पता चल गया कि देश की स्थिति जो है वो कैसी है। तो एकदम जो है वो भड़क गया, एकदम समझ जाइए नेकर को जब हटाया गया तो और भड़काने वाली जो है सिचुएशन आया। तो टेनिस कोर्ट वाले में जो मामले में क्या हुआ, आम जनता ने कहा कि हम लोग आम लोग हैं और यह हम ही लोग देश को सबसे मतलब सच्चे अर्थ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारी जो ये असेंबली है, ये जो हम लोगों ने सभा किया है, यही वास्तव में नेशनल असेंबली है। तो स्टेट्स जनरल जो आप कंबाइंड की बात करें उसको हटाइए, वो अब है ही नहीं। अब स्टेट्स जनरल के स्थान पे क्या हो गया, नेशनल असेंबली हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, नेशनल असेंबली। ठीक है, अब यहां पे देखिए नेशनल असेंबली, तो यहां पर स्टेट्स जनरल है, स्टेट्स जनरल की जगह पे आपको दिख पा रहा होगा नेशनल असेंबली, और ऐसे कल भी हमने आपको बताया। तो नेशनल असेंबली जो है यहां पर बैठक हुई। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना, नेशनल असेंबली इसके बाद 1789 से 72 ये जब आया तो क्या हुआ, जब रिवोल्ट हुआ ना तो लुई 16 ने क्या किया कि उसे मान्यता दे दी। फिर राजतंत्र का विरोध हुआ, फिर जाके गणतंत्र स्थापित हुआ 1792 से 93 में गणतंत्र स्थापित हुआ। तो यहां पर अब नेशनल असेंबली जो है वो जगह पे, चूंकि चुनाव होता है, इलेक्शन वगैरह होता है, तो वहां पे नेशनल कन्वेंशन जैसी बात आती है और इसमें दो दल जिरोंदिस्ट और जैकोबिन, इन दोनों में संघर्ष होता है। तो सबसे पहले जिरोंदिस्ट वहां पे बैठते हैं, उनकी जो है वो क्या है कि कुछ कमियां रहती है, तो जैकोबिन आता है और जैकोबिन से ही जो है फिर क्या होता है कि यहां पर ये जैकोबिन वहां पे, अब देखिए ये सारी स्थिति देख लीजिए कि यहां पे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहां पर इतने सारे परिवर्तन इन 10 सालों में हुए कि कभी जो है राजतंत्र को समाप्त करना उद्देश्य नहीं था, हमने कल के क्लास में बताया, लेकिन राजतंत्र समाप्त हुआ, गणतंत्र स्थापित हुआ और एक प्रकार से यह संवैधानिक राजतंत्र था। यहां पे वंशानुगत था ना, यह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है, जहां पर यहां पे राजा सर्वे सर्वा होता था, यहां पे जो गणतंत्र से जो जीत कराए नेशनल कन्वेंशन, ये सर्वे सर्वा होता था। जिरोंदिस्त जैकोबिन, यहां पर जिरोंदिस्तों ने भी जो है कुछ ऐसा किया, तो उसकी जगह पे जैकोबिन आया। जैकोबिन ने देखा कि सब कुछ मामला एकदम हाथ से निकला, तो इसने आतंक के राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, रॉब्सपियर वगैरह सब जो है, और इसके बाद जैकोबिन के बाद इसका भी पतन हो गया। इसका पतन हुआ तब डायरेक्टरों का शासन स्थापित हुआ, यह भी फ्लॉप हुआ। तो इतनी सारी जो परिस्थितियां थी, जो कह सकते हो कि अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन ये अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति के बावजूद भी एक चीज जो हो रहा था, वो हो रहा था कि राजतंत्र लगातार कमजोर हो रहा था और जो गणतंत्रीय व्यवस्था है वो लगातार मजबूत हो रहा था। यानी कि मैं ऐसा समझ पाता हूं इस डिस्कशन से कि वास्तव में 1789 में, उसके पहले जो है फ्रांस एक लंबे समय तक राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था से संचालित देश था। वहां की जनता या वहां की जो कह सकते व्यवस्था, वो एक प्रकार से क्या था कि राजतंत्रीय व्यवस्था से जो एक प्रकार से सराबोर था, आप ये कह सकते हो कि घुला मिला था। ठीक है, उसमें कमियां कुछ ऐसी आ गई थी, लेकिन उन कमियों को दूर करने के चक्कर में क्रांति हो गई। राजतंत्र का भी जो है वो क्या हुआ कि स्थिति धीरे धीरे डामाडोल होने लगी। उसकी जगह पे गणतंत्र व्यवस्था आने लगी, उसकी जगह पे लोगों के अधिकार की बात होने लगी, उसकी जगह पे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात होने लगी, उसकी जगह पे गणतंत्र की बात होने लगी। तो जब ये सारी बातें होने लगी ना, तो आप समझ जाइए कि ये जो राजतंत्रीय शासन की जो परंपरागत व्यवस्था से जो अभ्यस्त लोग थे, उन अभ्यस्त लोगों में आप समझ जाइए कि जब आप क्या करते हो कि आप लोकतंत्र, गणतंत्र, कुछ इस तरह की बातें आप देखिएगा। मैं आपको जब सोवियत संघ का विघटन बताऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा वहां पर क्या है कि आप जैसे क्या होता है ना कि कोई एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में चाहे कमियां जितनी भी हो,
लेकिन अगर वो एक लंबे समय तक चल रही हो ना, तो क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जो अधिकार विहीन होते हैं, बावजूद इसके उस व्यवस्था से इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि कोई नई व्यवस्था भले ही उसके अधिकार की बात कर रहा हो, भले ही उसको ज्यादा फ्रीडम मिलेगा, ज्यादा जो है, लेकिन अगर कोई नई व्यवस्था तुरंत अगर लागू कर दोगे ना, कोई प्रोग्रेसिव व्यवस्था ही क्यों ना हो, याद रखिएगा उसके एक्सेप्टेंस या उसके हिसाब से जो परंपरागत व्यवस्था से अभ्यस्त जो लोग हैं ना, उसके अनुकूल प्रदर्शन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मेरी बात मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाने में सफल रहा होऊंगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज होता है, इसको समझाना थोड़ी सी जो है वो क्या होता है, और मुझे लगता है कि मैं समझा पा रहा हूंगा, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना, कि पुरानी कोई व्यवस्था जो बहुत सालों से चल रही होती है, हम कभी कभार क्या होता है कि उस व्यवस्था में लाख कमियां हो, लेकिन हम उससे इतना अभ्यस्त हो चुके होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसका बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार उदाहरण दे रहा हूं, और वो उदाहरण है कि 1900 आप देखिएगा कि जब 75 में जब आपातकाल लागू था, ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू किया गया, तो आप खुद ये सोचिए कि कितना विकट जो है कह सकते परिस्थितियां थी हमारे देश के लिए, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारे देश का संविधान था, उस संविधान में आप सोचिए कि इतने सारे चेंजेस कर दिए गए थे, खासकर विशेषकर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहकर पुकारा जाने लगा। और उस समय जो है इंदिरा जो है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस तरह का कॉन्सेप्ट आने लगा था। तो उन परिस्थितियों में क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि 75-77 तक जाते जाते वापस लिया गया, और चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह के बाद, तो वहां पे मोरारजी देसाई की सरकार बन गई, और मोरारजी देसाई की सरकार बनी, और आप ये समझ जाइए कि मोरारजी देसाई की सरकार जो है 1-1.5 साल के बाद गिर गई, चली गई सरकार। 77 जो है 78-79 तक में जाते जाते खत्म हो गई। फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से इंदिरा गांधी जीत गई। आप खुद ये सोचिए कि आपातकाल का इतना गंभीर जो है सिचुएशन था, जहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, है ना। इन 1.5-2 सालों में अभी जो है बीता भी नहीं था कि जनता फिर से इंदिरा गांधी को जिता दिया। क्यों जिता दी, आप खुद समझिए, इसका कारण क्या था। जनता ये समझ ली थी कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस में लाख कमी हो गई हो, लेकिन देश यही चला सकता है और किसी की औकात नहीं है। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर भी कुछ अगर बुराइयां हैं तो जनता अभ्यस्त हो चुकी है, उन्होंने कहा कि अब इसका कोई गुजारा, कोई उपाय नहीं है, अब यही चीज जो है वो कह कि हमको चाहिए। तो जनता जो है, मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार का क्या हो गया, अंत हो गया। फिर इंदिरा गांधी आई। तो कभी कभार क्या होता है, यही एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहिए, ये सारे एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ये कोई इतिहास में लिखी हुई पुस्तकों में कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति वाले चैप्टर में ये सब चीजें नहीं लिखा रहता है। यही चीजें आपको समझना पड़ता है कि अगर आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं तो आपके पास इतने सारे एक से एक एग्जाम्पल आ जाते हैं कि अगर आप उसको लिखते वक्त भी अगर यूज करते हैं निबंध में, या फिर आप बोलते वक्त यूज करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है, और आपका जो कह सकते हैं कि बोलने की जो बात आप रखते हो वो बहुत ही इम्फेटिकली जो है आप उसको रख पाते हैं। तो यहां पे जो है क्या है कि ये ध्यान आपको रखना है कि ये चीज स्थिति आई, तो वहां पे भी फ्रांस में यही था। तो सिचुएशन जो है, तो यहां पर क्या हुआ, एक्सेप्ट करने में जो है, जो नई नई चीजें हो रही थी ना, जनता एकदम हौच पौच की स्थिति में थे, हौच पौच की स्थिति में। इसीलिए देखिएगा नेपोलियन, जब ये सब चीजें फ्लॉप शो जब हो रहा था, जेरोंदिस्ट आ गया, कभी जैकोबिन आ गया, आतंक के राज्य की स्थापना हो गई, रॉबर्टस्पियर डायरेक्टर्स वगैरह सब आ गया, जनता इतनी ऊब चुकी थी। इसमें अभी एक और एग्जाम्पल मुझे याद आता है, ठीक है ना, कि सरदार पटेल ने क्यों विभाजन को स्वीकार कर लिया था। इतनी मारकाट मची हुई थी, इसलिए सरदार पटेल को यह लगा कि नहीं, अब विभाजन हो रहा है, इसको अब जाने दो, यहां से ये चला जाए, ताकि आजाद भारत में अब जो है हम इतना ज्यादा कह सकते हैं कि हम परेशानी झेलने के समय। आजाद भारत का मतलब है कि अब जो है ऐसा भारत बनेगा जहां पर कोई दिक्कतें ना हो, कोई दुश्वारियां ना हो, कोई झंझट नहीं हो, सब लोग जिनको जाना है निकल लीजिए यहां से, पहले निकल। तभी उन्होंने, सरदार पटेल जो है, ये ध्यान रखिएगा, मौलाना आजाद ने ये कहा है
कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत के विभाजन को सर्वप्रथम जिसने स्वीकार किया वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल से जब माउंटबेटन ने मुलाकात की तो सरदार पटेल ने ये कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना अब चाहे या ना चाहे लेकिन मैं भारत का विभाजन चाहता हूं। तो सवाल यही उठता है कि भाई सरदार पटेल क्यों इतना ज्यादा व्यथित थे, इतने व्यग्र क्यों हो गए, उग्र क्यों हो गए कि नहीं सीखो। तो रीजन क्या था कि इतना मार काट देख रहे थे ना 16 अगस्त 1946 से डायरेक्ट एक्शन डे जब लागू किया गया, तो उसमें इतना ज्यादा उन्होंने कह सकते हैं कि लोगों को मरते हुए देखा और आपस में इतनी तनातनी दिखी कि उनको ये लग गया कि नहीं, इनके साथ जो है कह सकते हैं कि जो है मतलब साथ चलना आजाद भारत में संभव नहीं है। तो इनको जिनको भी जाना है वो चले जाए, हम ताकि जो है आजाद भारत में सुकून से जिए, इतना लफड़ा अब हम लोग को झेलना नहीं। जस्ट लाइक वही चीज है यहाँ पे, इतना ये सारी चीजें आई ना, अब नेपोलियन आएगा। ठीक है, ये डायरेक्टर के बाद क्या है, नेपोलियन एक साधारण व्यक्ति था और वो कैसे, ठीक है, नेपोलियन एक साधारण व्यक्ति ये कैसे इस सत्ता के शिखर पे पहुंच गया, तो ये इसलिए पहुंच सका क्योंकि सारी गड़बड़ियों के बावजूद भी एक चीज तो कम से कम इस दौरान चल रहा था कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणराज्य, गणतंत्र, ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। समानता, हाँ हमें भी शासन करने का अधिकार है, ये क्या है, नेपोलियन उसने कहा कि भाई साधारण, यानी फ्रांस की जो क्रांति थी उसने जिस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब की जो बातें करी ना, तो इसमें साधारण व्यक्ति नेपोलियन था लेकिन उसके अंदर योग्यता थी और उसने उस योग्यता की वजह से ये जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व वाला जो माहौल बन रहा था ना, उस माहौल का लाभ उठाया और वो लाभ उठाकर जो है वो क्या बन गया, वहां पे शासक बन गया। ठीक है, प्रथम कौंसिल, बाद में तो वो सम्राट ही खुद बन गया। तो इस तरह से उसने क्या किया कि वो गद्दी को हासिल किया। अब आप देखिए, जब इन परिस्थितियों में गद्दी को हासिल किया, ठीक है, अब नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो क्या है कि गद्दी पर बैठा हुआ है और गद्दी पर क्यों बैठ सका, क्योंकि इस क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और कह सकते हैं कि गणतंत्र वगैरह की बात करी, तो इस वजह से इनको अवसर मिला और अपनी योग्यता के दम पर इस पोस्ट पर पहुंच गए। यानी फ्रांस की क्रांति की वजह से इनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, यानी फ्रांस की क्रांति के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। फ्रांस की क्रांति इनकी माता बन गई ना, क्योंकि उसी ने तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करी थी ना। अब यहां पे देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति क्या करेगा, अब ये देखेगा कि भाई हमको मौका क्यों मिला, क्योंकि और जनता क्या करेगी, जनता इतनी ज्यादा इस सब से उग्र हो जाएगी, इतनी ज्यादा उग्र हो जाएगी कि याद रखेगा फिर क्या होगा, जब उग्र हो जाएगी तब नेपोलियन ने जब शक्ति हासिल किया ना, तो इसने ये सोचा यही व्यक्ति सही है, यही सब बेड़ा पार करेगा। सारी जनता इसमें लाख कमी थी लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ हो लिए। तो फ्रांस की क्रांति ने उन्हें जन्म दिया। अब देखिए, जब ये शासक बन गया तो वो ये देखेगा कि भाई मैं शासक क्यों बन गया, क्योंकि इतनी अराजकता, इतनी अव्यवस्था, इन लोगों ने आतंक वतंग मचाया, तो इसको लग गया कि अब मैं शासक बन गया हूं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका पूरा इस्तेमाल करूंगा। इसीलिए नेपोलियन कहेगा, नेपोलियन, दो बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नेपोलियन के कथन, स्टेटमेंट्स, ठीक है, नेपोलियन का स्टेटमेंट्स, वो कहेगा मैं ही क्रांति हूं। दो बात ध्यान रखिएगा, मैं ही ठीक है, मैं ही क्रांति हूं, और दूसरा कहेगा मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया, मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया।
यानी यहां पर ये क्या कह रहा है, मैं ही क्रांति हूं, यानी इसके थ्रू वो ये बतलाना चाहता है कि जिसको फ्रांस की क्रांति समझनी है ना, कि फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, मेरे को देख लीजिए, समझ जाइएगा फ्रांस की क्रांति क्या है। फ्रांस की क्रांति ने ही मुझे पैदा किया। क्यों पैदा किया भाई? मैं एक आम आदमी हूं, मैं राजा कैसे बन गया, मैं शासक कैसे हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि फ्रांस की क्रांति, मैं ही क्रांति हूं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति की जो उसकी देन है, उसकी वजह से मैं ऐसा कर सका, ऐसा बन सका। क्लियर हो गया? मैं ही क्रांति हूं। लेकिन क्या कहता, दूसरी तरफ कहता मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया, यानी नष्ट कर दिया, मैं ही क्रांति हूं। क्यों क्रांति हो भाई आप? क्यों? क्योंकि इस क्रांति ने किसकी बात कही थी? समानता की। इसने किसकी बात की? स्वतंत्रता की। किसकी बात की? बंधुता की। और मैं आपको एक और जो है शब्द जोड़ दे रहा हूं, गणतंत्र की। ठीक है, गणतंत्र की। तो ये चीज जो है, जब इसी की वजह से मैंने जन्म लिया है ना, मैंने जन्म लिया, लेकिन मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? इसने जब शासक बना ना, शासक बना तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, गणतंत्र, समानता को वो महत्व देता रहा। लेकिन यहां पर भी एकदम कंप्लीटली नहीं, लेकिन स्वतंत्रता को कुचल दिया, बंधुता को कुचल दिया, गणतंत्र को कुचल दिया। अब आप बताओ, इन सब की वजह से आपका जन्म हुआ, लेकिन आप जब गद्दी हासिल कर लिया तो आपने समानता को तो बने रहने दिया, लेकिन स्वतंत्रता, बंधुता, गणतंत्र सबको कुचल दिया। इसीलिए वो कहता है मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया। और वो क्यों नष्ट कर दिया? वो कहता था ठीक है, क्यों नष्ट कर दिया? नष्ट कर दिया, वो कहता था मैंने बड़ी मुश्किलों से, वो कहता था सत्ता मेरी रखेल है। ठीक है, सत्ता मेरी रखेल है और मैंने बड़ी मुश्किलों से इसे हासिल किया है, और मैं इसे किसी भी सूरत हाल में जाने नहीं दूंगा। मैं इसे किसी भी सूरत हाल में मैं अपने पास रखूंगा, इसे किसी को छीनने नहीं दूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई? हमें तो ताकतवर बनाना पड़ेगा। और तब ये क्या करता है कि लोगों की स्वतंत्रता को कुचलना स्टार्ट कर देता है। बंधुता की बात इसलिए नहीं कर, मतलब कह सकते कुचला, क्योंकि ये मतलब फ्रांस से बाहर निकल गया। अब बाहर के क्षेत्र में जाकर अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो क्या कि करने लगा। अब आप ये कहोगे कि लुई 14 भी तो साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, इसने क्या नया चीज किया? ठीक है, तो यहां पे देखिए लुई 14 के समय में या इसके पहले, नेपोलियन के पहले जो फ्रांस का जो साम्राज्य विस्तार था ना, वो साम्राज्य विस्तार वास्तव में अपने फ्रांस की रक्षा के लिए था। फ्रांस पर कोई अटैक करने कर दे। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता था? अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि एक शासक को हमेशा क्या करना चाहिए? उससे युद्ध में संलग्न रहना चाहिए, उससे युद्ध करते रहना चाहिए। क्यों? ताकि जो पड़ोसी राज्य है, दूसरा राज्य जो है ना, उसको इस बात का एहसास हमेशा रहे कि नहीं ये जागा हुआ राज्य है, ये सोया हुआ नहीं है, इस पर हमला मत करो। एकदम जागा हुआ राज्य, हमला कर दोगे यही जो है हम पर हमला कर देगा, हमको नेस्त नाबूद कर देगा। तो फ्रांस की क्रांति के पहले के जो युद्ध होते थे साम्राज्य विस्तार, उसमें अपेक्षाकृत फ्रांस की सुरक्षा के लिए किया जाता था। लेकिन नेपोलियन क्या था? फ्रांस की सुरक्षा के लिए नहीं, साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा से उसने करना। महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम वगैरह सब आएगा। क्लियर है ना बात? यहां तक आपको समझ में आ गई? तो ये बात अब देखिए वो क्या कहता था, वो क्यों ऐसा करता था। नेपोलियन का एक और स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है? नेपोलियन का एक स्टेटमेंट, ठीक है? नेपोलियन का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि सत्ता मेरी रखेल है, सत्ता मेरी रखेल है, इसे वश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी, इसे वश में
करने के लिए मुझे इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी। ठीक है, इसे वश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी है कि मैं, ठीक है, सत्ता मेरी रखेल है, इसे वश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी है कि मैं ना तो उसे किसी को छीनने दूंगा, पड़ी है कि मैं ना तो उसे छीनने दूंगा और, ठीक है, ना उसे छीनने दूंगा और ना ही उसे अपने साथ किसी को भोगने दूंगा, और ना ही अपने साथ किसी को भोगने दूंगा। अब आप समझ लीजिए खुद। सत्ता मेरी रखेल है, इसे वश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी है कि मैं ना तो उसे अब किसी को छीनने दूंगा, ना तो उसे छीनने दूंगा और ना ही अपने साथ किसी को भोगने दूंगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट वगैरह सबसे ही जो है आपको ये पता चल गया होगा कि वास्तव में अर्जुन जी नमस्कार, बहुत दिन के बाद आए। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखिए, दो स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट ना, मैं ही क्रांति हूं, भाई क्रांति हो, तो उसने कहा कि क्रांति समझ में नहीं आ रही है, फ्रांस की क्रांति क्या है ना। आप जस्ट लाइक ऐसे समझो कि वो कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति तुम्हें समझ में नहीं आती है, तुम्हें समझ में नहीं आती है, मैं आप सबसे कह रहा हूं नहीं समझ में आती है, मुझे पढ़ लो, है ना, मुझे पढ़ लो। नेपोलियन कह रहा है मुझे देखो ना भाई कि मैं शासक क्यों बन पाया, मैं सत्ता के शिखर पर क्यों पहुंच पाया, इसलिए पहुंच पाया क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने ये योग्यता थी और उसने उसकी इस योग्यता या उसने ये जो देन दिया, इसकी वजह से मैं उठकर खड़ा हो पाया। मैं झकझोरता हुआ अपने आप को उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि अरे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, गणराज्य, अब तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, मैं भी कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूं, सत्ता हासिल कर सकता हूं। और मैंने सत्ता हासिल किया। और वो जो है वो कहता है, मतलब उसको ये चीज था, इन सारे स्टेटमेंट से क्या लगता है, स्टेटमेंट क्यों करना जरूरी है, इसलिए जरूरी, इससे ये पता चल रहा है कि वो, अब जाहिर सी बात है, नेपोलियन ही क्यों ऐसा बन सका, कोई और व्यक्ति तो नहीं बन सका, तो नेपोलियन बन सका, यानी नेपोलियन के कहीं ना कहीं उसने स्ट्रगल तो किया, कहीं ना कहीं तो एक तरह से कह सकते हैं कि मौके का फायदा उठाया, जो उसे मिला जिसका, उसका अवसर उसने उठाया, अवसर का लाभ उठाया और लाभ उठाया उस मुकाम। तो वही कह रहा है कि मैं, सत्ता मेरी रखेल है और इसको वश में रखने के लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की, इतनी मेहनत की है, मैं ना तो इसे छीनने दूंगा और ना ही अपने साथ किसी का उपभोग करने दूंगा। ये बातें जो है क्या दिखाता है, ये दिखाता है, इसका मतलब क्या है, ना ही किसी को भोगने दूंगा, इसका मतलब ये है लोकतंत्र उतना कुछ नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई बंधुता नहीं, कोई मेरे पे अंगुली नहीं उठाएगा। यानी एक वक्त ऐसा आया ना कि ये बोर्बो राजवंश से भी ज्यादा निरंकुश हो गया था। आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना इंटरेस्टिंग विषय है ना। और शायद मुझे लगता है कि मैं आपको जो है बता रहा हूं तो आप समझ पा रहे होंगे और कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कितना जो है वो क्या है कि इंटरेस्टिंग विषय है वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, और इसको समझना जो है कितना कह सकते हैं कि बहुत कठिन नहीं है, बस इसको कहीं बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि मैं आपको बता पा रहा हूँगा और मुझे खुद लगता है कि मैं सही तरीके से आपको बता पा रहा हूँ। आप इसको ज़रूर जो है समझिएगा, सुनिएगा और जब नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप पढ़ लीजिएगा एकदम। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको जो है कोई दिक्कत आएगी किसी तरह की। अब तो केवल एक चीज़, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपके अंदर केवल आपको समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज़ आपको डेवलप करना है जो बाद में होगा, अभी आपको एकदम पढ़ना है, सुनना है, लेक्चर्स पढ़ना है, सुनना है, जो बाद में कि एक चीज़ केवल राइटिंग स्किल डेवलप करना है।
और अभी जब क्वेश्चंस वाला सिलसिला स्टार्ट होगा ना, जब क्वेश्चन वाला हम लोग तो एक वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम लोग वहां पर कहेंगे देखो हमने वहां पर ये बताया था, देखो हमने वहां पर ये बताया था, और ये तब आपको याद रहेगा जब लगातार जो नोट्स मिलते जा रहे हैं, आप नोट्स प्लस जो लेक्चर्स है वो सब लगातार रिवीजन करते रहेंगे, लगातार रिवीजन करते रहेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे सब बैकग्राउंड बन रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे समझ में आ गया कि मैंने क्रांति को नष्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए समानता की बात करेगा, समानता की बात करेगा, वो समानता की बात इसलिए करेगा क्योंकि वो उस मुकाम स्वतंत्रता कुचल देगा। सारे समाचार पत्र, मीडिया, प्रेस वगैरह सबको वो कुचल देगा। बंधुता की बात क्या कर रहा है कि वो दूसरे देश में जाकर हमला कर दिया। तो जहां पे फ्रेटर्निटी की बात आ रही है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी केवल अपने देश के लिए, कि आप सारे देश के लिए फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, दूसरे देश में जाकर उसका हमला कर दे रहे हैं उसके। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, राष्ट्रवाद जैसा कॉन्सेप्ट को जन्म दिया आपने, है ना। ये सवाल अभी पूछा गया था ना, एक छोटे से एग्जाम में पूछा गया, कितना बड़ा जो है सवाल था वो, कि फ्रांस की राष्ट्रवाद को जन्म दिया, लेकिन यही जो है दूसरे देश पर हमला कर रहे हो, राष्ट्रवाद को वहां पे कुचल दे रहे हो, है ना। आप यहां पे समझिए कि जर्मनी और इटली में जाकर उसने वहां पर जाकर भी हमला किया, और वहां पे ऑस्ट्रियाई जो है हैब्सबर्ग जो है ऑस्ट्रिया का वहां पे वर्चस्व था, ऑस्ट्रिया के वर्चस्व को खत्म किया। वहां पे राष्ट्रवाद जैसी बातें आई, फिर उसी के खिलाफ नेपोलियन के खिलाफ वे लोग संघर्ष करते। नेपोलियन को जब वो कह सकते हैं वहां से निकलता है, तो ऑस्ट्रिया का फिर से एक बार जाके कब्जा होता है, लेकिन इस बार इतना ज्यादा जो है ये सब एकदम, मतलब कह सकते हैं कि नेपोलियन के जाने से, देखिए ये ध्यान रखिएगा, नेपोलियन साम्राज्य विस्तार किया, बहुत सारे देश परेशान हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे ना जहां पर जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको उसने जाके एकदम कुचल दिया। ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी और इटली से हटा दिया गया, भगा दिया गया। तो जब आप वहां पे थे, चलिए आपके खिलाफ भी वहां पे संघर्ष हुआ और आपको भी छोड़ना पड़ा, लेकिन जर्मनी और इटली ने क्या किया कि नेपोलियन के जाने से कम ये तो सीखा, सामंतवाद का पतन हुआ, और ये सीखा राष्ट्रवाद क्या होता है ना। उसी के आधार पे जब वो नेपोलियन वहां से निकल गया और ऑस्ट्रिया फिर से जब आया ना, तो अब ये सब लोगों ने संघर्ष किया और ऑस्ट्रिया को भगा दिया, और तब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है। अभी जब हम लोग अगला चैप्टर वही स्टार्ट करने वाले हैं ना, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो अभी रशियन रिवोल्यूशन अभी नहीं पढ़ाएंगे ना, तो थोड़ा लिंक भी बन रहा है ना, तो अभी जो लिंक बनता जा रहा है उसका हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी होता है, तो इसीलिए क्या होता है ना कि बहुत सारे देशों में नेपोलियन का स्वागत भी हुआ है, क्योंकि उसने जो परंपरागत जो सामंतवादी व्यवस्था थी उस सबको उसने क्या किया, नेस्त नाबूद कर दिया। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये आपको जो है समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो फिलहाल यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बात सही है कि फ्रांस की क्रांति का वो पुत्र था, और ये बात भी सही है कि उसने क्रांति का विनाश किया, यानी अपनी माता की ही हत्या कर दी। लेकिन आप इसका एक कंक्लूजन ये समझ लीजिए कि इसने फिर भी जो परिस्थितियां थी, मतलब अगर आप देखिए कंक्लूजन में क्या करेंगे आप ये कंक्लूजन में ये चीज कि जिन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ, ठीक है, उसने वो परिस्थितियां इतनी विकराल थी कि अगर उस पर थोड़ी जोर जबरदस्ती नहीं करता, ज्यादा ताकत का प्रयोग नहीं करता, तो उस स्थिति को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए कभी कभार क्या होता है, देखिए एक बात समझिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था मालूम है? कि सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान आजाद होने वाला है। तो उन्होंने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद के कुछ वर्ष तक जो है वहां पर क्या होना चाहिए, कुछ एक लोकतंत्र नहीं, कुछ थोड़ा एक डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए कि एक मतलब एक जो शासन करने वाला व्यक्ति वो थोड़ा सा पावरफुल हो और वो अपने अंदर पावर समाहित कर ले, तभी व्यवस्था को संभाला जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है कि कभी कभार क्या होता है कि जो परिस्थितियां होती है ऐसी कि जिसको संभालने के लिए कभी मतलब अपने अंदर बहुत सारी ताकत को समाहित करना पड़ता है, लेकिन उसका विश्व के अन्य देशों में निकाल। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, फ्रांस को नेपोलियन की वजह से जो है कह सकते हैं कि बहुत आप ये कह सकते हो कि फ्रांस का रुतबा भी बढ़ा दुनिया में, जो है नेपोलियन की वजह से दुनिया ने फ्रांस को समझा, फ्रांस की महत्ता को समझा, और फ्रांस की क्रांति ने जो है कह सकते हैं कि जिस
समानता सुनता बंधुता वगैरह सब की बात करी है, दुनिया कैसे महसूस किया, कैसे समझा? ठीक है, उसने क्रांति का विनाश किया, लेकिन दुनिया ने भी तो ये देखा कि हाँ किस इस क्रांति ने जो समानता सुनता की बंधुता की बात की, नेपोलियन जैसा सामान्य व्यक्ति भी सत्ता के इस शिखर पे पहुंच गया, है ना। तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ पा रहे होंगे।